नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल बजट हेडक्वार्टर्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और बजट पे ये है हमारी खास पेशकश, जहां पर हम बात करेंगे कि इस बजट से रियल एस्टेट को क्या मिला। बड़ी उम्मीदें थीं तो कितनी उम्मीदें पूरी हुई, सेक्टर को क्या सीधी कोई सौगात मिली या फिर कुछ इनडायरेक्ट बेनिफिट्स अब सेक्टर को होने वाले हैं। वैसे तो निर्मला सीतारमण जी ने एक इनकम टैक्स में इतनी बड़ी रिलीफ दे दी है कि हम ये मान रहे हैं कि अब एक आम टैक्स पेयर के हाथ में ढेर सारा पैसा बचेगा और वो बचा हुआ पैसा क्या वो रियल एस्टेट पे खर्च करेगा, क्या वो अपना नए घर के लिए इस पैसे का इस्तेमाल कर सकता है, एक बेहतर ईएमआई देने की स्थिति में आ सकता है। जी हाँ, ये बात हो सकती है। इसके अलावा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश की बात हो रही है, स्वामी फंड के लिए एक नया रिलीफ आ रहा है और भी कुछ ऐसे ऐलान जहाँ पर आप कह सकते हैं कि रियल एस्टेट को अगर डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली कई बेनिफिट्स हो सकते हैं। लेकिन रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स, रियल एस्टेट को डील करने वाले डेवलपर्स और तमाम इस सेक्टर से जुड़े हुए लोगों का क्या कहना है, क्या ये बजट उनकी उम्मीदों पे खरा उतरा है और जो भी इसमें ऐलान हुए हैं उससे उनके हिसाब से रियल एस्टेट को कितना फ़ायदा कितना नुकसान, आज कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं एनारॉक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के चेयरमैन अनुज पुरी साहब, सिग्नेचर ग्लोबल के फाउंडर और चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल जी, हीरानंदानी ग्रुप के फाउंडर और एमडी निरंजन हीरानंदानी सर, कीस्टोन रियल्टर्स के चेयरमैन और एमडी बोमन इनारी साहब जो कि क्रेडाई नेशनल के प्रेसिडेंट भी हैं, और आरआर काबिल के एमडी श्री गोपाल काबरा साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, मैं समझ नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से करूं और किस हिसाब से करूं, क्योंकि आज इस पूरे बजट का जो सबसे बड़ा हाईलाइट, सबसे बड़ा धमाका है वो है इनकम टैक्स और चारों तरफ उसी की बात हो रही है। तो शायद आप लोग भी वहीं से शुरुआत करना चाहें, लेकिन प्रेफरेंशियली मैं आपसे एक एक करके पूछता हूं। तो बोमन साहब, चूँकि आप एक बड़े ग्रुप ऑफ डेवलपर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, खुद भी एक बड़े डेवलपर हैं, ये बजट, हमने बजट से पहले भी बातचीत की थी, आपकी उम्मीदों पे कितना खरा उतरा और इसमें रियल एस्टेट के लिए क्या कुछ है? मानना है विपिन जी की इस बजट में डायरेक्टली रियल एस्टेट के लिए काफी कुछ किया नहीं गया है। वैसे 15,000 करोड़ की स्वामी टू फंड की जो स्थापना की गई है उससे करीबन 40,000 नए घर बन जाएंगे। पहले फंड 20,000 करोड़ का था तो उसमें करीबन 50,000 घर बने थे। तो ये जितने रुके हुए घर हैं वो पूरे हो जाएंगे, लोगों के सपने पूरे हो जाएंगे। दैट इज वन। बट बाकी 12 लाख पे ऊपर नो टैक्स करके उन्होंने एक अच्छा फील गुड फैक्टर कर दिया है। काश यही फील गुड फैक्टर वो इस तरह भी कर पाते कि आप जितना इंटरेस्ट भरते हो नए घर खरीदने में उस पे आपको टैक्स ब्रेक मिले, तो लोग बड़ी संख्या में जाके अपने नए नए घर खरीदते और उनका होम्स फॉर ऑल का मिशन पूरा होता। रही बात बाकी सारी चीजों की, तो मैं कहना चाहूंगा कि देयर हैज बीन अ गुड थ्रस्ट फॉर, जैसे कहते हैं, अर्बन चैलेंज फंड, जहां पे सिटीज को रीडेवलपमेंट करने में काफी सहूलियत मिलेगी। और रही बात फॉर द रेस्ट ऑफ द थिंग्स, मुझे स्किलिंग की तरफ जो इनिशिएटिव किए गए हैं उस पर काफी खुशी हो रही है कि 5 नए स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोलने की बात कर रहे हैं, 3 नए एआई एक्सीलेंस सेंटर्स खोलने की बात की जा रही है। और रही बात अपने आईआईटीज की, तो 6,500 बच्चों के लिए नई नई चीजें बनाई जा रही है। और सबसे ज्यादा आई वांट टू सी द जो न्यू इनकम टैक्स लॉज आने वाले हैं, जहां पे वो कहते हैं कि ट्रस्ट फर्स्ट एंड स्क्रूटनाइज लेटर, इससे भी एक फील गुड फैक्टर आ सकता है। जी, तो ओवरऑल डायरेक्टली कोई बेनिफिट सीधा सीधा रियल एस्टेट के लिए नहीं, इंडस्ट्री स्टेटस की मांग थी और भी कई सारी मांगे थी, लेकिन आसपास से देखें तो मान सकते हैं कि इसमें रियल एस्टेट का भी फायदा होगा। प्रदीप साहब, जो एक बात यहाँ पर बोमन साहब ने कही कि अगर बेहतर होता कि पुरानी टैक्स रिजीम में जिस तरीके से सीधा सीधा इंसेंटिव आपको मिलता है घर खरीदने के लिए, चाहे आपको होम लोन पे ब्याज में छूट मिले, प्रिंसिपल पे छूट मिले, अब तो जो उन्होंने कर दिया है नई टैक्स रिजीम को ज़्यादा आकर्षक बना दिया है। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि 90% लोग अब नई टैक्स रिजीम में चले जाएंगे, जिसमें फ़ायदा तो है, आपके हाथ में पैसे ज़्यादा आएंगे, लेकिन अब वो स्पेसिफिकली कहाँ खर्च होंगे वो आप डिसाइड नहीं कर सकते। पहले वो सिस्टम ही ऐसा था कि रियल एस्टेट की तरफ जाता था, तो इससे क्या माने, फ़ायदा माने नुकसान माने? जी देखिए, इस बजट के अंदर एक जो सबसे बड़ा जो टैक्स रिलीफ वाला, जिसके अंदर 12 लाख रुपए तक का जो स्लैब है, मुझे लगता है वो एक हो सकता है रियल एस्टेट के लिए। तो आप एक बात समझिए कि अगर कोई जो जिनकी हस्बैंड वाइफ की जो इनकम है
वो 24 लाख रुपए है दोनों की, तो लगभग लगभग 1,60,000 रुपए की सेविंग उसको होती है, जो पर मंथ लगभग 14,000 रुपए से भी ज्यादा है, 13-14,000 से, जो उसकी ईएमआई के ऊपर डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा। और ऐसे वक्त में क्या है, जो पैसा है वो सीधे डायरेक्टली कस्टमर की जेब में जाना चाहिए था। सो अगर आप मिड इनकम की बात करें तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट के लिए कहीं ना कहीं बूस्ट देगा। ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें और भी दी हैं, जिसके अंदर जैसा बमन जी ने बताया अभी कि जो 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनाया और साथ में जो 40,000 घरों के लिए। लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ा अगर कोई यानी जो दिवाली है, होली से पहले दिवाली, वो कहीं ना कहीं लक्ष्मी के रूप में डायरेक्टली एक कॉमन मैन के जेब में डाली गई है। और मैं बहुत पॉजिटिव इस चीज को लेके, क्योंकि ऐसा मूव हिस्ट्री में इससे पहले किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं किया है। क्योंकि देखिए, पैसा जब अगर पास में होगा, तो मैं डेवलपर हूं तो मुझे लगेगा वो घर खरीद रहे हैं, जितने अदर आइटम वाले हैं, चाहे एफएमसीजी वाले, चाहे अदर ट्रैवल वाले, उनको भी लगेगा वो पैसा उनकी तरफ स्पेंड होगा। अल्टीमेट पूरा इकोसिस्टम जो है वो देश का रन होगा, और उससे कहीं ना कहीं हर इंडस्ट्री को फायदा होगा। ठीक है, ये भी एक नज़रिया है चीज़ों को देखने का। गोपाल साहब हमारे साथ हैं, श्री गोपाल काबरा। गोपाल जी, आपके नज़रिए से पूछूं तो आज एक दिन में एक्सपर्ट जो मार्केट शोज हो रहे थे उसमें आए, उन्होंने कहा कि ये बजट ये कह रहा है कि अब आप कैपेक्स से कंजम्पशन की तरफ जा रहे हो, तो ये थोड़ी सी आपकी दिशा चेंज हो रही, दिशा बदल रही है। अब उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ग्लोबल फैक्टर्स हो सकते हैं, अभी इकोनॉमी की करंट स्टेट हो सकती है, लेकिन ये शिफ्ट जैसा अभी प्रदीप जी ने कहा कि वो उसको एक अलग तरीके से देख रहे हैं, आपको कैसा नजर आता है? ये देखिए, ऐसा होता है कि कंजम्पशन बढ़ेगा तो कैपेक्स आएगा ना, तो इससे इनडायरेक्ट वे कैपेक्स को सपोर्ट है। और कंजम्पशन अभी वाकई में देश में अगर देखा जाए तो आज रूरल मार्केट में, एफएमसीजी मार्केट में कंज्यूमर के पास अपना पैसा नहीं है, डिमांड नहीं है। लेकिन बजट जो एक समझिए कि देश इंसेंटिव से बाहर निकल रहा है और न्यू टैक्स रिजाइन की ओर जा रहा है। पहले हमारे कॉर्पोरेट के लिए आया था जो इनकम टैक्स कम करके अपने रीजन में जाओ, उसी तरह इंडिविजुअल को भी न्यू रीजन में जा रहे थे। एक अच्छी शुरुआत है कि जो 50-60 साल पुराना जो सिस्टम था, कानून बने हुए थे, उसको चेंज हो रहा है। तो इट्स अ न्यू चेंज, दिस विल बी इजियर, गुड फॉर बिजनेस हो जाएगा। तो पॉजिटिव जाना चाहिए मार्केट में। हम चाहे पैसा बचा मैं शेयर में लगा लूंगा या मैं कंज्यूमर करूंगा, तो अल्टीमेटली वापस सिस्टम में आएगा पैसा, वो जिसकी बहुत आवश्यकता थी। हाँ, कुछ लोग कह रहे थे कि डायरेक्ट टैक्स में रियायत दीजिए और इनडायरेक्ट टैक्स में सरकार को वापस कमाई मिल जाएगी दूसरे रास्ते से, तो शायद वही चीज़ हो। अनुज सर, कैसे देखें इस चीज़ को कि पहले ये था कि मुझे टैक्स बेनिफिट मिलने वाले हैं तो मैं घर खरीदता था, मुझे एक इंसेंटिव मिलता था अपना घर लेने के लिए, लेकिन अब वो इंसेंटिव जाता रहा है। कोई बात नहीं, शायद सरकार को ये लगा कि ऑलरेडी घरों की बिक्री अच्छी है, ऑलरेडी लोग घर खरीद रहे हैं, हाई इंटरेस्ट रेट पे भी घर खरीद रहे हैं, दाम बढ़ भी गए कहीं तो भी घर खरीद रहे हैं, तो उनको लग रहा है डिमांड है, लोगों को नीड भी है और वो खरीदना भी चाहते हैं, तो वो शायद किसी एटीसी के बेनिफिट या प्रिंसिपल पे छूट के लिए इंतजार नहीं कर रहे हैं। उनके हाथ में ज्यादा पैसा दे दो तो शायद वो और बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। क्या ये भी एक सोच रही होगी? बिल्कुल विपिन, सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगता है आपके शो पे आने के लिए, एंड इट इज वेरी ट्रू जैसे आपने बोला है कि जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने ये जीरो इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल्स कर दिया अप टू 12 लाख, जो पहले 7 लाख रुपए होता था, उससे जो बचत उनके हाथ में है, उनकी एबिलिटी है, उनकी अब विश पे है कि वेदर दे वांट टू डू इट ऑन रेजिडेंशियल या नहीं करना चाहते हैं। जैसे बमन जी ने बोला, प्रदीप जी ने बोला, हमें ऐसे लगता है कि इसके अंदर मिड लेवल हाउसिंग को बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज आज भी बहुत डिजायर है बायर की कि मैं अपना घर खरीदूं, चाहे वो पहला घर है चाहे वो दूसरा घर है। मैं उस क्वेश्चन पे भी आता हूं विपिन जी कि अगर दूसरा घर है तो अभी टैक्स बेनिफिट दे दिया है इस टाइम पे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने, जो इन्वेस्टर है नाउ दे कैन क्लेम नील वैल्यूएशन फॉर 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज। पहले क्या होता था, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे होता था, अब 2 हो गया है। सो दैट इज आल्सो गोइंग टू बी इम्पैक्टिंग द परचेज ऑफ द प्रॉपर्टीज, क्योंकि पहले जो दूसरी प्रॉपर्टी होती थी उस पे अननेसेसरली नोशनल रेंटल इनकम
हो जाता था, अभी वो स्टेप ले लिया गया है, उसके ऊपर जो टैक्स का प्रेशर है वो हटा दिया गया है। हमारे हिसाब से दैट मींस के दूसरा घर लोग खरीदेंगे या सेकंड होम खरीदेंगे या दूसरे टियर 2 टियर 3 शहरों में खरीदेंगे। आई थिंक 2-3 सबसे बड़े पॉइंट हैं, कुछ कवर्ड हो चुके हैं, जैसे स्वामी फंड का मेरे को बहुत अच्छा लगा वो सुनकर, क्योंकि जेन्युइनली इस फंड ने बहुत अच्छा काम किया है। 15,000 करोड़ और आया, लोगों को जो इनकम्प्लीट घर थे, आज की डेट पे हमारे हिसाब से विपिन 5 लाख घर फिर भी अभी स्टक है अक्रॉस द कंट्री, तो उसके अंदर और पैसा चाहिए होगा, तो ये 15,000 करोड़ आया, प्लस 1 लाख करोड़ जो है अर्बन चैलेंज फंड फॉर न्यू एज सिटीज। उससे क्या होता है कि ये काफी जो अनलॉक हो जाता है रियल एस्टेट का पोटेंशियल, लार्ज लैंड पार्सल्स जो हैं ये अवेलेबल हो जाते हैं, सिटीज ट्रांसफॉर्म होती है, मेजर ग्रोथ हब्स बनते हैं। पर 2 और चीजें हुई जिसमें ऑफिस का बेनिफिट आया। एक तो है जो जीसीसीज है, उसके ऊपर सरकार ने बोला है कि हम एक नेशनल गाइडेंस फ्रेमवर्क लेके आएंगे जो स्टेट के साथ हम कोलैबोरेट करेंगे और जीसीसीज को हम अट्रैक्ट करेंगे। जीसीसीज मतलब ये जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स है, इसके ऑफिसेज हम दूसरी जगह पे लेके जाएंगे, टियर 2 सिटीज के अंदर लेके जाएंगे, बैंगलोर, बॉम्बे, हैदराबाद, पूना, चेन्नई, इनके सिवाय टियर 2 सिटीज में अगर ये जीसीसी सपोर्ट होंगे टियर 2 सिटीज में, तो ऑफिसेज भी आएंगे टियर 2 सिटीज के अंदर। और दूसरा इन्होंने बोला कि जो हम एक फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स, तो फंड ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप्स जो है 10,000 करोड़ इन्होंने वो भी सेटअप किया, उससे और स्टार्टअप प्रॉम्प्ट होते हैं, उससे और ऑफिस की डिमांड बढ़ती है, क्योंकि वो स्टार्टअप जो होते हैं वो एस्टैब्लिश हो जाते हैं मार्केट के अंदर। सो ओवरऑल मेरे को तो काफी अच्छा लगा, राइट फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट जो आपने बोला था कि इनकम टैक्स रिलीफ मिला है फॉर द मिडिल क्लास, एंड सेकेंड स्वामी फंड हो गया या 1 लाख करोड़ अर्बन चैलेंज फंड हो गया न्यू एज सिटीज का, या फिर उसके बाद जो 50 टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बोली गई, उसके अंदर आप देखेंगे होटल, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, एंटरटेनमेंट, एफएनबी, काफी इसका बेनिफिट मिलेगा। द ओनली थिंग दैट आई थॉट इज दैट कुड हैव बीन डन विपिन वाज मोर ऑन द अफोर्डेबल हाउसिंग। वो आई थिंक स्किप हो गया, उसकी डेफिनेशन एनहांस नहीं हुई उसमें। आज की डेट पे आप देखें तो डेवलपर्स अफोर्डेबल हाउसिंग बना ही नहीं रहे हैं, एंड वो इसलिए नहीं बना रहे हैं बिकॉज जो प्रीमियम लग्जरी उसके अंदर प्रॉफिट ज्यादा है, वो बिक रही है ज्यादा। सो समवेयर दैट इंसेंटिव शुड हैव कम बैक फॉर द डेवलपर्स टू से आप अफोर्डेबल हाउसिंग बनाइए, इसकी डिमांड बड़ी स्ट्रांग है, बट इसमें हम आपको सपोर्ट देते हैं विद फिजिकल एंड फाइनेंशियल बेनिफिट्स। वो कहीं पे मिस हो गया। अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन मेरे हिसाब से थोड़ी सी ब्रॉडन करनी चाहिए थी, वो कहीं पे मिस हो गई है। वो एक डिमांड भी थी इंडस्ट्री की, जब हमने प्री बजट सेशन किया था, बमन जी थे, यहाँ पे सर भी थे, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं सारी चीज़ें, लेकिन द वे यू एक्सप्लेन अनुज जी, ऐसा लग रहा था कि पूरा बजट रियल एस्टेट पर ही आया है, जबकि मैंने अपने शुरुआती स्टेटमेंट में कहा कि रियल एस्टेट के लिए डायरेक्ट तो कोई बात ही नहीं, बट बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, बढ़िया। निरंजन सर आ गए अब हमारे बीच में, हमारे सबसे सीनियर पैनलिस्ट, और सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट, सबसे ज़्यादा कारोबार, सबसे ज़्यादा बजट आई थिंक हम सब लोगों में से सर ने देखे, एक्सपीरियंस किए, उनका इम्पैक्ट समझा है। निरंजन जी, ये बजट आपको कैसा लगा? हमें तो लगा था कि इनकम टैक्स है इसमें, जो डेफिनेटली मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी रिलीफ लेकर आया, लेकिन अनुज जी ने कुछ चीज़ें कही, कुछ चीज़ें यहाँ पर बाकी पैनलिस्ट ने कही, आपका इसमें से क्या टेक है? विपिन जी, मेरे अंदाज से जो फिस्कल डेफिसिट को बैलेंस करने के बाद और जो 6 महीने 12 महीने में जो अफोर्डेबल हाउसिंग और रिटेल सेल्स का जो घटाने के कारण उसके बाद भी ये बैलेंस बजट कर दी है, तो मुझे लगता है ये यूनिक प्रोपोजिशन हुआ है और बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने बैलेंस किया है। दूसरी बात रही है कि ग्रोथ जो बात है वो 6.2% के आधार पर ये सब इन्वेस्टमेंट हुआ है। मेरे अंदाज से ये एक खामी रह गई है, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो हमें विकसित भारत प्रधानमंत्री की जो टारगेट है वो पहुंचने के लिए एटलीस्ट हमें 8.5 और शायद डबल जीडीपी ग्रोथ करने की आवश्यकता थी। तो और वो हमारे हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर हम इसको पहुंच पा सकते थे। तो मेरे अंदाज से इस क्षेत्र में काफी ध्यान देने की जरूरत थी। 2 बातें, एक, इन्वेस्टमेंट शुड हैव बीन हायर
मेरे अंदाज से लास्ट ईयर 2025 में उनका 10% टारगेट कम रहा। इस साल मैं समझता था और भी कुछ बढ़ा के रखेंगे तो हम उसके वो टारगेट के हिसाब से ओवरऑल इकोनॉमी बढ़ सकती है। दूसरी बात है जो रियल एस्टेट की टारगेट है, आपने अफोर्डेबल हाउसिंग की जिक्र की, that is made of unaffordable by the government, not by private sector। वो प्राइवेट सेक्टर को आप ब्लेम कर सकते हैं पर नहीं है। आज की तारीख देखा जाए विपिन जी, 50% जो कॉस्ट ऑफ हाउस बॉम्बे में आप खरीदते हैं ना, उसका 50% कॉस्ट गवर्नमेंट के टैक्सेस, स्टैम्प ड्यूटी, जीएसटी, एडिशनल एफएसआई कॉस्ट और ये सब में आधार है। तो और रेडी रेक्टर रेट सब जगह बढ़ा दिया है। सो यू हैव मेड द हाउसिंग एज फार एज अफोर्डेबल हाउसिंग एज अनअफोर्डेबल, और आपने अफोर्डेबल हाउसिंग के डेफिनेशन में उसको बढ़ाया नहीं है। तो आई थिंक दैट इज अ चैलेंज, बट देयर इज एन अपॉर्चुनिटी विच इज सेकेंड टू नन इन द वर्ल्ड। आप जो अपॉर्चुनिटी आज देश में है, प्रधानमंत्री के पास है, इट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड। देखा जाए तो हमारे चीन की जो एग्जाम्पल आप देखेंगे, तो जब उनका डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ था तो तब उनका कंसंट्रेशन हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर था अलोंग विथ मैन्युफैक्चरिंग। और अभी हम मैन्युफैक्चरिंग जरूर बहुत बढ़ा रहे हैं, लेकिन विथ ऑटोमेशन एंड अदर थिंग्स इतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं है। लेकिन हमारी जो इंडस्ट्री है उसके कारण वी आर सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया आफ्टर एग्रीकल्चर। तो हमारे आज के तारीख में 71 मिलियन वर्कर्स हमारे इंडस्ट्री यूज करते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ 13 मिलियन स्किल्ड वर्कर्स है। ये प्रॉब्लम है और हमें चाहिए लगभग 23 मिलियन वर्कर्स, स्किल्ड वर्कर्स हमें चाहिए। और 2030 के अंदर हमको 100 मिलियन वर्कर्स चाहिए। ये सब हमारे नीति आयोग का टारगेट सब मैं बोल रहा हूँ। 100 मिलियन वर्कर्स चाहिए और उसमें 33 मिलियन हमें स्किल्ड वर्कर्स चाहिए। मीन 2 करोड़ वर्कर को हमको 5 साल के अंदर हमको स्किल करना है। लेकिन हम ये सब करेंगे तो हम डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ पर भी हम पहुंच सकेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट हम पहुंच सकेंगे, जीडीपी ग्रोथ भी हो जाएगा, अफोर्डेबल हाउसिंग भी हम क्रिएट कर सके। लेकिन इनको टैक्सेस वगैरह वगैरह का जो है उसमें कुछ सोच विचार करने की जरूरत है। और ये परिवर्तन करने के लिए हमारे पास जो पैनल में हैं सब प्रसिद्ध डेवलपर्स हैं और इनकी जानकारी इनको बहुत अच्छी तरह पता है कि कैसे ये हम पहुंच पाएंगे। लेकिन क्या है कि जब तक ये हम इसके है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रियल एस्टेट में है वो काफी कठिन है। दूसरे इंडस्ट्रीज में अभी भी इजी हो गया है, लेकिन रियल एस्टेट में अभी भी काफी परेशानी है। काफी स्टेट्स में जहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अभी तक पहुंचे नहीं है। तो ये जो इंक्रीमेंटल हमको इंक्रीज करना है अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर में, वो उसमें गवर्नमेंट सरकार को, केंद्र सरकार नहीं, सिर्फ स्टेट सरकार, लोकल अथॉरिटी और तीनों को ध्यान देना है। और स्किलिंग के साइड पर मैं खुद को दोषी दे रहा हूं, क्योंकि ये स्किलिंग के ऊपर मुझे पहले ही 10 साल पहले ज्यादा ध्यान देना चाहिए था या फ्लैग ऑफ करना चाहिए था। वो हमने नहीं किया और हमको अभी करना चाहिए। अभी बोबन जी भी हैं, वो अपने क्रेडाई के अध्यक्ष हैं, तो हम श्योरली उनके सहयोग लेके हम इसको कैसे भी पूरा कर देंगे और आगे पीछे करके हम कि कैसे भी जो हमारे स्किलिंग का गैप है उसको हम पहुंचाएंगे। नहीं, बमन साहब इसकी अक्सर बातचीत करते रहते हैं, वो उनका स्किलिंग पे काफ़ी जोर होता है, उनका एक ग्रीन और क्लीन एनवायरनमेंट पे काफ़ी जोर हो रहा है, सस्टेनेबिलिटी पे काफ़ी फोकस करते हैं बीइंग क्रेडाई प्रेसिडेंट। बमन साहब, बजट के लिए 2 हिस्से हैं, ठीक है, हम रियल स्टेट से जुड़ी यहाँ पैनल कर रहे हैं इसलिए रियल स्टेट की बात करते हैं, लेकिन आप लोग भी अपनी बातों में रखते हैं और इनफैक्ट गवर्नमेंट का भी विजन है और इनफैक्ट वो पूरे देश का विजन है कि विकसित भारत की तरफ जाना है। एक हो गया रियल एस्टेट, डेफिनेटली इट्स अ पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको बूस्टअप मिलता है तो सब चीज़ों को मिलता है। लेकिन अगर मैं विकसित भारत और एक डेवलप्ड इंडिया की तरफ जाता हुआ देखूं, ये बजट क्या कुछ मिस कर गया? ज़्यादा बोल्ड स्टेप आ सकते थे और हम और तेज़ी से उसके साथ बढ़ सकते थे, या फिर कुछ मजबूरियां रही, कुछ ग्लोबल कंडीशंस, कुछ इकोनॉमी की कंडीशन की शायद उतने बोल्ड स्टेप नहीं आए? देखिए, सबसे बोल्ड स्टेप तो 12 लाख विदाउट एनी इनकम टैक्स जो फर्स्ट स्टेप लिया गया वो सबसे बोल्ड स्टेप है। ये बोल्ड स्टेप से फील गुड फैक्टर जो होता है लोगों में काफी बढ़ जाता है और लोगों को एक तरह से खुशी आ जाती है।
अब मैं चाहता हूं कि आगे चल के जिस तरह से मैंने ऑलरेडी बताया 5 स्किलिंग सेंटर्स डेवलप कर रहे हैं, 3 AI एक्सेलेंस सेंटर्स डेवलप कर रहे हैं, 6,500 बच्चों के लिए और IIT में नई नई फैसिलिटीज बनाई जा रही है। ये सारी चीजें अच्छी हैं। और रही बात, आप देखेंगे तो विद उड़ान, जहाँ पे वो कनेक्टिविटी कर रहे हैं, गति शक्ति की ओर भी उनका ध्यान रहा है। आई थिंक ओवरऑल ये बजट इस तरह से तो अच्छा है ही। आप 50 नए मेडिकल या स्पिरिचुअल टूरिज्म की जो जगह बनाने की इनकी एक उम्मीद है, और उसके लिए जो सॉब्स दे रहे हैं, जैसे मैंने कहा अर्बन चैलेंज फंड उन्होंने जो क्रिएट किया है, ये सारे स्टेप्स बहुत अच्छी तरह से विल बी रिसीव वेरी वेरी वेल। इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ भी काफी ध्यान रहा है गवर्नमेंट का। तो ओवरऑल इस बजट को विकसित भारत की तरफ ही ध्यान रख के बनाया गया है। वैसे आप अगर बताओगे कि कुछ स्टेप्स रह गए, तो मैं यही कहूंगा कि मेरी इंडस्ट्री को और थोड़ा अहमियत दिया जाए, और मेरी इंडस्ट्री को, अगर रियल एस्टेट इंडस्ट्री को आप थोड़ा सपोर्ट करें, और मुझे मत सपोर्ट कीजिए, मेरे कस्टमर्स को सपोर्ट कीजिए विद स्मॉल थिंग्स लाइक जो इनकम टैक्स में आप बेनिफिट दे सकते हो 2.5 लाख से लेके एटलीस्ट 5 या 7.5 लाख की बेनिफिट दे सकते हो अगेंस्ट इंटरेस्ट पेड। तो आपको जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो काफी बढ़ जाएंगी, और लोगों को घर, एक सपना जो उनका है वो पूरा हो जाएगा। और इससे ही लेके मैं मानता हूं कि जैसे निरंजन भाई ने बताया, आपको देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत जोरदार होगी। और जैसे इन्होंने बताया कि वी आर द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर, ये सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर में भी वी आर एम्प्लॉइंग दोज पीपल जो पढ़े लिखे ज्यादा है नहीं। अब इनको स्किल करके, इनकी स्किल बढ़ा के अराउंड द वर्ल्ड उनकी यूटिलाइजेशन हो सकती है, और इसमें रियल एस्टेट का काफी बड़ा हाथ हो सकता है। और विपिन जी, मैं कहने से थकता नहीं हूं कि अगर आप देखें इन द हिस्ट्री ऑफ कंट्रीज, तो पहले शुरू हुई थी अमेरिका की ग्रोथ, जहां पे करीबन 25 साल तक रियल एस्टेट के बैक पे अमेरिका ग्रो हुआ था। उसके बाद जापान, उसके बाद कोरिया, उसके बाद चाइना, और अब हमारा जो वक्त है, ये इसका पूरा पूरा फायदा लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। तो क्विकली ये कि इंडस्ट्री की डिमांड, एक इंडस्ट्री स्टेटस आप जो हमेशा मांगते आए कि हमें दे दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दे दीजिए ताकि लिक्विडिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो। अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन वाकई वो बहुत प्रैक्टिकल लगती है कि अब जिस तरह से दाम, महंगाई, वक्त आगे बढ़ा, उस हिसाब से डेफिनेशन पीछे रह गई। प्रदीप जी, ये दो चीज़ें हो जाती तो शायद एक बहुत बड़ा फील गुड तो एक अलग बात हो गई, लेकिन एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता, और वो भी अल्टीमेटली प्ले करता एक डेवलप्ड इंडिया की तरफ। जी, आप ठीक बात कह रहे हैं, ये मिस आउट हुआ है, क्योंकि देखिए इससे गवर्नमेंट को कुछ नुकसान नहीं होने वाला था। अगर टिकट साइज जो अगर दोबारा से 45 लाख वाले को अगर 75 लाख से 1 करोड़ किया जाता, तो गवर्नमेंट का जो अफोर्डेबल हाउसिंग है वो कहीं ना कहीं रेवेन्यू का बहुत बड़ा ड्राइवर है। देखिए गवर्नमेंट अफोर्डेबल हाउसिंग को जिस तरीके से उनके फर्स्ट मिशन में रहता है, मुझे लगता है कि शायद इसके ऊपर काम करने की जरूरत थी, ये मिस आउट हुआ है। लेकिन ऑफ कोर्स मैं इसमें एक पॉजिटिव चीज और भी देख रहा हूं। ऑफ कोर्स रियल एस्टेट से रिलेटेड तो लगेगा कि अफोर्डेबल हाउसिंग मिस हुआ है, लेकिन एक चीज अगर पिछले कुछ दिनों में देखें तो एक फियर था, जो कैपिटल गेन टैक्स है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, और कॉर्पोरेट टैक्स, अगर उसके अंदर किसी तरीके से भी कोई छेड़छाड़ होती तो एक पूरा का पूरा जो मोमेंटम था वो खराब होता। मुझे लगता है ये भी कहीं ना कहीं एक इस बजट की पॉजिटिव चीज है कि कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज इस बजट में नहीं आई जिससे मार्केट सेंटिमेंट नेगेटिव हो, और मुझे लगता है इसी चीज को हमें पॉजिटिवली देखना चाहिए। ठीक है, बढ़िया। अब मेरे पास अंत में 1-1.5 मिनट का समय बचा। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इसे क्विकली 10-20 सेकंड में बताएं कि 10 के स्केल पे आप कितना इस बार के बजट को स्केल करेंगे। गोपाल साहब, आपसे शुरुआत करता हूं, कितने मार्क्स देंगे आप वित्त मंत्री को? 10 में 8 मार्क दे सकते हैं। और उसमें से जो मेजॉरिटी मार्क्स हैं वो इनकम टैक्स के लिए? नहीं, इनकम टैक्स के लिए मैं तो समझता हूँ कि धीरे धीरे से देश में इंसेंटिव सिस्टम खत्म हो रहा है, और होना भी चाहिए। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए हो कि रेंटल के लिए हो, पीपल हैव टू देयर ओन। तो मेरे को लगता है जो टैक्स रिटर्न जो आज देखिए, आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो इनकम टैक्स का कम हुआ, उसके बाद देखो कि कंपनियों में सिस्टमेटिकली ग्रोथ कितना हुआ, इनकम कितनी बढ़ी और इनकम टैक्स कितना हुआ। उस तरह इंडिविजुअल में जो लिंक टैक्स में सारे बेनिफिट चले गए, वो दिख रहा है। 12 लाख 14 लाख बहुत अच्छा बजट बना है, पर आगे से टैक्स डिजाइन जो नहीं आ रही है ना, आई एम वेरी हैप्पी। ये सब एग्जेम्पशन धीरे धीरे खत्म करो, जो है उसको भरो। चलिए, बढ़िया। तो 10 में से 8 आपके हो गए। अनुज सर, कितने नंबर देंगे? मैं विपिन जी 8.5 दूंगा।
उसमें से आई वुड से 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक तो जो इनकम टैक्स रिलीफ मिला उसमें, दूसरा विपिन जी मैं काफी इंफ्रास्ट्रक्चर को मार्क्स दूंगा। 1 लाख करोड़ अर्बन चैलेंज फंड हुआ, स्वामी की जो फंड एलोकेशन हुई, प्रधानमंत्री की जो गति शक्ति डेटा एक्सेस जो हुआ, वेयर हाउसिंग का, टूरिज्म का, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बूस्ट हुआ है, उसके अंदर एमएसएमई हमने बात नहीं करी अभी, 1.5 लाख करोड़ एमएसएमई को दिया गया है। उसके हिसाब से हमें लगता है कि काफी जो कैपेसिटी है वो एक्सपैंड होएगी, रिपल इफेक्ट होगा उसका, इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट के ऊपर इम्पैक्ट होएगा। तो मैं इसलिए दोनों पार्ट दूंगा। 8.5 में से 4.25 मार्क दूंगा मैं, बिकॉज इनकम टैक्स का बेनिफिट मिला, एंड 4.25 बिकॉज ये डायरेक्ट आपको नहीं लग रहा कि ये रियल एस्टेट में आएगा, पर इसका इनडायरेक्ट बहुत बेनिफिट आएगा जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में आप इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, 8.5 आपकी तरफ से हो गए। निरंजन सर कितने मार्क्स देंगे 10 में से? आई थिंक 8 मार्क्स दूंगा। उनको जो मिडिल क्लास को दिया है उसके लिए 10.5 मिलना चाहिए, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ग्रोथ की बात है, मुझे 8% 10% ग्रोथ चाहिए कि विकसित भारत हम पहुंच सके, इसलिए वो अभी तक इस बजट में नहीं दिख रहा है कि वो पहुंच पाएंगे। तो इसलिए मैं जरा हिचकिचा रहा हूँ ज्यादा देने के लिए, लेकिन अफोर्डेबल जो मिडिल क्लास के लिए काम किया है ना, उसके लिए सलाम देता हूँ। चलिए बढ़िया, तो 8 नंबर यहाँ ले गए। एफएम बमन सर कितने मार्क्स? देखिए मैं दो तरीके के मार्क्स दूंगा। एक तो एक डेटा पॉइंट मेरे पास आया है, शायद ये चेक करने लायक है, कि करीबन 7.5 करोड़ जो रिटर्न्स फाइल हुए थे लास्ट साल, उसमें से करीबन 6.5-12 लाख के नीचे के थे। तो ये काफी बड़ा स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने इसके लिए। ये और द फैक्ट कि गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स रूल सिंप्लीफाई करने की बात की है, ट्रस्ट फर्स्ट स्क्रूटिनाइज लेटर, ये दोनों के लिए तो मैं पूरे 10 मार्क्स देना चाहता हूं उनको। और रही बात मेरी इंडस्ट्री की, तो दिल मांगे मोर मैं कहूंगा 7.5 और 8 के बीच में ही दे पाऊंगा, काश कुछ ज्यादा होता अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए। जी प्रदीप सर, एट लास्ट योर्स। विपिन जी मैं तो बिल्कुल यानी बहुत पॉजिटिव हूँ इस बजट को लेके। सो मैं यानी सबसे हायर मार्क्स दूंगा। मुझे लगता है मिनिमम से मिनिमम 9 नंबर इस बजट को मिलने चाहिए। सिर्फ जो 1 नंबर है वो भी सिर्फ अफोर्डेबल हाउसिंग क्योंकि मिस आउट हुआ है, सिर्फ उसी का 1 नंबर कट सकता है। अदरवाइज मुझे लगता है ये इंडस्ट्री के लिए बहुत पॉजिटिव बजट है। चलिए, तो मैं एवरेज निकालूं तो शायद वित्त मंत्री फ्लाइंग कलर्स में पास होती नजर आएंगी। 85% या प्लस में ही ये स्कोर जाएगा, क्योंकि कहीं 10 भी आ गए, कहीं 9 भी आ गए, 8 8.5 तो ऑन एवरेज आया ही है। वेल, ये दिल मांगे मोर जैसा आपने कहा, अभी इंडस्ट्री को सीधा मिलता बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनडायरेक्टली भी घर खरीदार के हाथ अगर मजबूत होते हैं तो वो वापस से इंडस्ट्री में ही चीज़ें आती हैं। तो आई होप कि रियल एस्टेट के लिए डायरेक्ट ना सही इनडायरेक्टली काफ़ी चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी, और शायद वित्त मंत्री को ये भी लगा कि अभी सब कुछ ठीक चल रहा है तो इंडस्ट्री अपने आप को खुद कैरी करके आगे ले जाएगी, इसलिए थोड़ा और दूसरी जगह ध्यान दे दे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और आई होप कि हम बजट की भी बहुत प्रमुख बातें यहाँ उठा पाए। नमस्कार।